Good morning, sir. Good morning, sir. Very good morning to all. Good morning, sir. Very good morning. So we are studying kinematics. So I am very happy to be amongst all of you. आज हम फिर से काइनेमेटिक्स इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे। और कल हमने देखा था कि ग्रेविटी या ग्रेविटेशन के ऊपर जो प्रॉब्लम्स आते हैं, सो हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन। अब तक हमने क्या देखा है? टिल नाउ इन काइनेमेटिक्स वी हैव सीन हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑन द स्ट्रेट लाइन मोशन, है ना, एंड अलॉन्ग विद दैट द मोशन विच इज अंडर ग्रेविटी, है ना, अंडर ग्रेविटी मोशन भी हमने अब तक देखा है। आज जो मैं आपको टॉपिक इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, दिस टॉपिक इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक समझकर आपको इसके ऊपर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा। ओके, तो आइए ध्यान दीजिए। सबसे पहले आज जो हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं, इसका नाम है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी, ये टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स में। रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट फिजिक्स में हर जगह आएगा आगे जाके। ओके, सो एवरीवेयर यू विल गेट टू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, इसलिए इसको बड़े ध्यान से सुनना आवश्यक है। तो क्या आप मेरे साथ हैं? मेरी आवाज़ सब तक पहुंच रही है क्लियरली? Yes, sir. Great. Yes, sir. Good. So let's go ahead. सब लोग 100% अटेंशन दीजिए और समझ लीजिए कि ये रिलेटिव वेलोसिटी क्या है। रिलेटिव वेलोसिटी समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज कॉल्ड एज फ्रेम सर म्यूट हो गए। आप सर आपने वीडियो म्यूट किया है। सर आवाज नहीं आ रही सर आपकी, म्यूट हो गए सर शायद सर। So before understanding what is relative velocity, हमें समझना पड़ेगा what is frame of reference। ओके, सबसे पहले हमें frame of reference क्या है ये समझना पड़ेगा, उसके बाद हम समझेंगे कि relative velocity क्या है। ओके, अब ध्यान दीजिए कि frame of reference का मतलब क्या होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है, पहले इसको हमें समझना पड़ेगा। आइए ध्यान दीजिए। जब हम मान लो चल रहे हैं, जमीन के ऊपर चल रहा हूं मैं, देखो यार जमीन के ऊपर चल रहा हूं, तो मैं डिफाइन करता हूं कि मैं आगे चल रहा हूं विथ द वेलोसिटी और स्पीड इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से मैं दौड़ रहा हूँ, अगर इतना मेरा स्पीड है, आई एम एथलेट, सो v इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड से अगर मैं आगे चल रहा हूँ, तो हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं बेटे? हम एक्चुअली ये देख रहे हैं कि ज़मीन के रिस्पेक्ट में हम आगे जा रहे हैं। 5 मीटर डिस्टेंस कहाँ से? आपके ओरिजिनल पोजीशन से ना, है ना। मैं 5 मीटर आगे गया 1 सेकेंड में,
अगर मैं 5 मीटर आगे गया 1 सेकेंड में, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं इनिशियल पॉइंट जो ग्राउंड पे यहाँ पर फिक्स्ड है, दिस इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड, इनिशियल पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो इस ग्राउंड के पॉइंट से मैं आगे गया 5 मीटर 1 सेकेंड में आगे गया, तो मेरा जो ये इनिशियल पॉइंट है ये एक रेफरेंस है मेरा, इसको रेफरेंस कहा जाएगा। और ऐसा रेफरेंस जिसके रिस्पेक्ट में हम आगे जा रहे हैं, जिसको मानते हुए कि वो वहां पर है, तो उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में मैं 5 मीटर आगे चला गया। आपने डिस्टेंस कहां से मेजर किया? आपने डिस्टेंस मेजर किया इनिशियल पॉइंट से। इस पॉइंट को, इस ऐसे वाले इस ऑब्जेक्ट को कहा जाता है रेफरेंस, विच इज इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स इसको कहा जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको क्या कहा जाएगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर आप आगे जा रहे हो तो आपका इनिशियल पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसी तरह अगर ऐसा हुआ कि आप दौड़ रहे थे और आपके साथ एक कंपटीटर भी था, आपके साथ एक कंपटीटर था, दोनों एक साथ चलने लगे, ठीक है? दोनों एक साथ अगर भाग रहे हैं, हम दोनों एक साथ भाग रहे हो आप लोग, अब क्या होगा कि जब आप पहुंच गए आगे, तो आपका कंपटीटर आगे चला गया आपसे और आप छूट गए पीछे। देखो यार, आपका कंपटीटर आगे चला गया, आप पीछे छूट गए, है ना? तो अगर देखा जाए तो इनिशियल पॉइंट से तो आप आगे आए हैं, लेकिन आपके कंपटीटर के साथ पहले आपका डिस्टेंस कितना था? 0 था। अब आपके कंपटीटर के अनुसार आपका डिस्टेंस कुछ सेकंड बाद पीछे है, नेगेटिव में है। इसका मतलब आप आगे गए ही नहीं, आप पीछे आए। क्यों? क्योंकि आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन था? फ्रेम ऑफ रेफरेंस था आपका कंपटीटर। दिस वाज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना? तो रेफरेंस का मतलब होता है कि किसके आधार पर, किसको फिक्स मानते हुए, किसको ध्यान में रखते हुए ऐसे फ्रेम को, ऐसे ऑब्जेक्ट को कहा जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या कहा जाता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जैसे मान लो कि आप बस में बैठे हो, आप बस में बैठे हो बेटे, और बस आगे जा रहे हैं, आप बैठे हो यहाँ पर, देखो देखो देखो, ठीक है भाई? आप यहाँ पर बैठे हो और बस जा रहा है आगे, आप निकले औरंगाबाद से और आपका बस पहुंचा बॉम्बे। अभी हालात तो, अभी के हालात ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी बॉम्बे जा रहे थे आप, ठीक है? तो औरंगाबाद से आप जा रहे हो बॉम्बे, और बॉम्बे जब गए आप, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ बेटा, तो वो आप ढूंढ सकते हो। मान लो कि आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ 350 किलोमीटर, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ, लेकिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसके लिए कौन था? औरंगाबाद। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन था? औरंगाबाद था। इसीलिए हम कहेंगे कि आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड को या औरंगाबाद को मानते हुए आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 350। लेकिन व्हाट इज योर डिस्प्लेसमेंट व्हेन फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज बस? कौन बोलेगा? व्हाट इज योर डिस्प्लेसमेंट इफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज बस? 0। शाबाश, 0। 0। यस, 0। क्यों 0? क्योंकि बस में और आप में कोई अंतर आया ही नहीं, आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपके साथ ही तो चल रहा है। इसीलिए विथ रिस्पेक्ट टू बस आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट हो या कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझ में आया? डिस्प्लेसमेंट Yes, sir. of passenger A with respect to, इसको WRT with respect to मतलब क्या? इसके रिस्पेक्ट में, इसको मानते हुए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हुए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ A with respect to ground, with respect to ground कितना? 350 किलोमीटर। लेकिन
वही डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बस के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो बस के रिस्पेक्ट में आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0, क्योंकि आप बस में ही तो बैठे थे, बस आगे आपके साथ ही तो जा रही है। और इसीलिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस जब आपकी बस है तो आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, और इसलिए डिस्प्लेसमेंट 0। क्या ये बात समझ में आई? ऐसे ऑब्जेक्ट को कहा जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लिखिए, डेफिनेशन लिखिए एवरीवन फास्ट। नोट डाउन द डेफिनेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। The object or a frame, the object or a frame, the object or a frame which is considered as a reference, which is considered as a reference to define the displacement, velocity or acceleration like vector quantities. To define displacement, velocity or acceleration like physical quantities या vector quantities is known as frame of reference. Is known as frame of reference. Excuse me sir. हाँ बोलो. Excuse me sir. हाँ बोलो ना. सर आपको एक क्वेश्चन पूछना था कि सर इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर है ना सर? नहीं जी नहीं, नहीं है। हाँ लेकिन सर उसको तो डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है सर। हाँ लेकिन डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड मैंने भी पढ़ा सर कि नहीं होता है, लेकिन फिर सोचा कि उसको डायरेक्शन और ये भी होता है, तो कैसे फिर सर? हाँ जी, the reason is that because electric current does not obey vector law of addition or subtraction. इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन को फॉलो नहीं करता. इट जस्ट कैरीज अ चार्ज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. It carries a charge in a particular direction, so that carrier of charges cannot be explained in the word of your addition or subtraction. ठीक है. So इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी. वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं कही जा सकती. ओके तो ये हुआ फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो जिसके रेस्पेक्ट में हम उसको
मेजर करने जा रहे हैं वो आदमी या वो ऑब्जेक्ट कहा जाएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्यों भाई, ये क्लियर है सबको? तो क्या अब आगे बढ़े? यस। चलिए। यस सर। यस सर। नाउ in this relative motion सबसे पहले पढ़ेंगे कि किस तरह डिस्प्लेसमेंट को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर डिस्प्लेसमेंट को हमें दिखाना है तो ऐसा मान लो कि आपके पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, है ना। तो अगर हमने यहाँ पर एक पोजीशन कंसिडर कर लिया तो ये पॉइंट है आपका P। ठीक है, अब ये पॉइंट P यहां से ओरिजिन से जब यहां तक आया, ठीक है, ये पॉइंट P जब ओरिजिन से यहां तक आया तो हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर कहा जाए तो इसका डिस्प्लेसमेंट है r बार इज r बार। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बेटा? r बार हो जाएगा। लेकिन यहां पर कोई दूसरा एक पॉइंट है, ये पॉइंट है मान लो S। ठीक है, ये पॉइंट है S। तो अगर लिखा जाए कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू S, विथ रिस्पेक्ट टू S अगर लिखना है तो मतलब S से लेकर P तक जोड़ने वाला जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू X। ठीक है, सो इसको लिखा जाता है ऐसे, डिस्प्लेसमेंट X ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू S। कैसे लिखा जाता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू S। तो ये इसका लिखने का तरीका है। XPS का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ P। किसका डिस्प्लेसमेंट? P का। किसके रिस्पेक्ट में? उसको बाद में लिखा जाएगा, S के रिस्पेक्ट में, इसलिए लिखा जाता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू S। इज इट क्लियर? क्या ये समझ में आया सबके? ठीक है, तो ठीक है, तो ये दो डेफिनेशन तो समझ में आ गए कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन अगर लिखा जाए तो वो लिखा जाएगा R से, और अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू X लिखा जाए तो S के रिस्पेक्ट में इसको लिखा जाता है X ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू S। ठीक है, या फिर इसको लिखा जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू O। ये ऊपर वाले को कैसे लिखा जाएगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू O। किसका? वो पहले, किसके साथ रिस्पेक्ट में? वो दूसरा। क्लियर? क्या ये बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। यस सर। यस सर। अब कमाल की चीज बताता हूं सबको, देखो यार, अब कमाल की चीज तो ये है कि अब एक काम कर दो आप, अब ये एक वेक्टर हुआ, ये एक वेक्टर हुआ, अब यहां से लेकर यहां तक एक वेक्टर ड्रॉ कर लो। देखो यार, मैंने एक वेक्टर ड्रॉ कर लिया। ये जो वेक्टर तीसरा मैंने अभी अभी ड्रॉ किया, इसका नाम क्या होगा? कौन बोलेगा? फटाफट बोलो फास्ट। ये जो वेक्टर मैंने अभी अभी ड्रॉ कर लिया है, इसका नाम क्या होगा? कौन बोलेगा?
ये जो वेक्टर मैंने अभी अभी ड्रॉ कर लिया है, इसका नाम कौन बोलेगा मुझे? बोलो बोलो बोलो। एक्स एस ओ बोलो ना। OS डिस्प्लेसमेंट ऑफ PSO। हाँ, इसका नाम क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। किसका बेटा? एस का। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू क्या? ओरिजिन। किसके रिस्पेक्ट में? बोलो बोलो बोलो। ओरिजिन। विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो लिखेंगे कैसे? बोलो। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्स। बोलो। SO एस ओ। शाबाश। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू ओ, एक्स एस ओ, ऐसा इसको लिखा जाएगा। क्या ये सबके समझ में आया? इज इट क्लियर? ओके, ठीक है। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, जिसको आप बहुत ध्यान से सुनो। ध्यान दीजिए सब लोग कि यहां पर बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कुछ हो सकता है क्या? यस सर। बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कह सकते हैं यहां पर? बोलो जरा। कौन सा वेक्टर प्लस कौन सा वेक्टर? प्लस XPS। तो कौन सा वेक्टर प्लस कौन सा वेक्टर? प्लस XPS। XOS मिलेगा सर XSO। हाँ, ये पहला वेक्टर, ये वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर इक्वल्स टू ये वाला वेक्टर। यस और नो? दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर भी हो सकता है ना सर? OP इक्वल्स टू दिस वेक्टर, राइट ना? तो इसके नाम लिख लेते हैं हम यहाँ पर। ये जो वेक्टर है ये XSO है। XSO, दिस इज XPS। ये कौन है? XPS है। और ये कौन है? R बार मतलब कौन था वो? R बार मतलब था XPO। XPO, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए सब लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ट्रायंगल लॉ से मैं कह सकता हूं कि ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर इक्वल्स टू ये वाला वेक्टर। जो लोग वेक्टर पढ़ के आए हैं वो लोग को ये समझेगा, जो लोग वेक्टर नहीं पढ़े हैं कुछ भी नहीं समझने वाला। तो इसलिए ध्यान दीजिए, ये वाला वेक्टर XSO बार प्लस XPS बार, XPS बार इक्वल्स टू XPO बार। XPO बार, इस तरह का ये इक्वेशन बन जाएगा। ओके, इसमें रहस्य छिपा हुआ है रिलेटिव मोशन का। ये जो इक्वेशन बना, इस इक्वेशन के अंदर रहस्य है, बहुत गहन रहस्य है, जिसको मैं बताने वाला हूं। इसलिए 100% अटेंशन यहां पर दीजिए बेटे, ध्यान दो। XSO मतलब ये वाला, XPS मतलब ये वाला, XPO मतलब ये वाला, ठीक है। अब देखो ध्यान दो मैं लिख सकता हूं XPS, मैं लिख सकता हूं XPS इज इक्वल्स टू XPO माइनस ये उस साइड में जाके बन जाएगा XSO, राइट। तो अब ये जो इक्वेशन बना है, ये इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। आइए इसको देखते हैं, पहले लिख लो इसको आप। सर हाँ बोलो। सर XSO भी रिजल्टेंट हो सकता है ना? XSO हाँ रिजल्टेंट हो सकता है ना सर? हाँ, लेकिन यहाँ पर रिजल्टेंट XPO है ना सर। तो वो कैसे ढूंढना कि कौन सा रिजल्टेंट है और कौन सा बाकी दो वेक्टर्स है? हाँ,
इसलिए ट्रायंगल लॉ को थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा ऋषिकेश। ट्रायंगल लॉ क्या था? ट्रायंगल लॉ कहता है कि जब तीन वेक्टर्स किसी ट्रायंगल के तीन साइड्स अगर हैं तो उनमें एक के टेल पर दूसरे का हेड, एक के टेल पे दूसरे का हेड मतलब जो दोनों को हम ऐड करने जा रहे हैं वो दोनों जो यहाँ पर कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या रहेगा? इनके अपोजिट दिशा में, क्लॉकवाइज दिशा में तीसरा साइड ऑफ द ट्रायंगल इज कॉल्ड एज द रिजल्टेंट ऑफ द गिवन टू। हाँ सर। याद आया ट्रायंगल लॉ? हाँ ये सर। जी हाँ, बहुत बढ़िया, आप लोग तो होशियार लोग हैं यार। समझ में आया ये? याद रख। यस सर। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, देखिए यार ध्यान दो। XPS क्या है जरा बोलो? XPS क्या है? अरे बोलो। डिस्प्लेसमेंट ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू S। हाँ, मतलब P क्या है? P अपना ऑब्जेक्ट है। P कौन है बेटे? P अपना ऑब्जेक्ट है, ध्यान दीजिए। ऑब्जेक्ट। P कौन है? ऑब्जेक्ट है। S क्या है? S उसके रेस्पेक्ट में लिया, इसका मतलब S क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा? हाँ भाई, ये तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। हाँ, तो ये तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। P क्या है? ऑब्जेक्ट है। S क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इसका मतलब आपको जब रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट लिया रहेगा किसी का भी, इस ऑब्जेक्ट का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट आपको अगर ढूंढना है किसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कंपेयर करते हुए, तो आपको करना क्या है? तो आप क्या करिए, आप लिखिए पहले x ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड ओरिजिन। ये तो स्टैंडर्ड है अपना ओरिजिन, है ना? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, मतलब ये फिक्स्ड है, ओरिजिन तो फिक्स्ड होता है ना हमेशा। ये x और y एक्सिस हमने फिक्स करा दिए। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। कितना आसान हो गया, देखो फिर से। किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एनी गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ भी हो सकता है, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ भी हो सकता है। जैसे पहले एग्जांपल में देखा था, जमीन, ग्राउंड वाज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना? उसके बाद देखा हमने कि औरंगाबाद वाज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसके बाद हमने देखा बस इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसके बाद हमने वो पहला एग्जांपल एथलीट का देखा था, योर कंपटीटर वाज योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग या नॉन मूविंग कुछ भी हो सकता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी मूविंग और नॉन मूविंग। ओके, तो इसीलिए मैं यहाँ पर एक ऐसे नोट लिख देता हूँ, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट, सबसे नीचे आप लिख लो इसको कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ भी हो सकता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैन बी मूविंग और नॉन मूविंग ऑब्जेक्ट। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका मूविंग या नॉन मूविंग ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। ठीक है, तो इसमें अपना शॉर्टकट क्या बना? ये शॉर्टकट अभी से आपको ध्यान रखना है। क्या शॉर्टकट है बेटा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट माइनस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर? विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड ओरिजिन, ओरिजिन इज अ फिक्स्ड पॉइंट, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में उसको लिया तो हमारा काम बन गया। तो ये किसके रिस्पेक्ट में है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट है ये,
with respect to frame of reference. FOR मतलब क्या है? FOR क्या होता है रे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ध्यान रखना। ओके, FOR का मतलब होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस with respect to origin. Is it clear? Is it clear? Yes sir. Great. तो अब कभी कभी आपको ऐसे कभी कभी बोला जाएगा इस तरह कि आपको ढूंढना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी। इसमें ऑब्जेक्ट कौन, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन, बोलो फटाफट एवरीवन। A is object and B is frame of reference. शाबाश। ए क्या है? ऑब्जेक्ट है, B इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, B इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो लिखना क्या पड़ेगा? XAB इज इक्वल्स टू XA विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन माइनस X ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। या इसी को शॉर्टकट में ऐसा भी लिखा जाता है XA माइनस XB, ऐसा भी इसको लिखा जाता है। ये लिखने का तरीका होता है बेटे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B इक्वल्स टू XA माइनस XB। तो ये XA का एक्चुअल मतलब XA विथ रिस्पेक्ट टू O ही है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट की ही बात कर रहे हैं हम, ये ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, जब हम लिख रहे हैं XA माइनस XB, इसमें XA क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। इज इट क्लियर? क्या है, समझ में आया सबके? उसी तरह लिखेंगे X ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू D अगर लिखा तो X ऑफ C माइनस X ऑफ D। कितना सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। So this is very nicely understood. अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब अगर देखें हम, ये डिस्प्लेसमेंट के लिए इस तरह से हमने लिखवा दिया। अब इसमें कभी कभी ऐसा भी लिखा जा सकता है, हमने लिखा था बेटा
एक्स ए बी इज इक्वल्स टू एक्स ए ओ माइनस एक्स बी ओ, ऐसा लिखा है ना, ऐसा हमने लिखा है। तो अब सो प्लीज लिसन टू मी। अगर हमने लिख दिया कि एक्स ए बी इज इक्वल टू एक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ माइनस एक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ, अगर ऐसा है तो अब एक काम कर दो, बस कुछ नहीं, डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट करना है हमें, बस डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी, मतलब हमें बस इसको t के साथ अगर डिफरेंशिएट करना है तो फिर हमें क्या करना होगा, तो देखिए, तो यहां पर अगर मैं लिखूं डी एक्स ए बी बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी एक्स ए ओ बाई डी टी माइनस डी एक्स बी ओ बाय डी टी, ये सारे वेक्टर क्वांटिटीज होंगे, क्योंकि dx बाई dt क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो मैंने क्या कर दिया, बस डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएट करने से मुझे फायदा क्या हुआ कि जहां पर डिस्प्लेसमेंट था तो वहां पर क्या आएगा, वेलोसिटी आएगा। तो आराम से मैं लिख सकता हूं कि dx बाई dt वेलोसिटी है, लेकिन किसका, ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b। सो वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b इज इक्वल्स टू, ये कौन है, वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन माइनस वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो ये बन गया आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला, है ना। और इसी को कहा जाता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट A with respect to frame of reference B, इसी को कहा जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A ऑफ ऑब्जेक्ट A with respect to B। चलो जी, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हमने इंट्रोड्यूस करा दिया। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए क्या है, ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए है। ए मतलब ऑब्जेक्ट है आपका, किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में, इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है, तो इस तरह से इसको लिया जाएगा। लेकिन कभी कभी प्रैक्टिकली जब हम यूज करते हैं, सो प्रैक्टिकली इसको विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन मान लो, या इसी को हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी कंसिडर करते हैं, क्योंकि ग्राउंड फिक्स्ड है। ग्राउंड कैसा है, फिक्स्ड ऑब्जेक्ट है, और इसीलिए ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिया जाता है। सो प्रैक्टिकली
ground is considered as the fixed frame of reference। जो फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जैसे यहाँ पर है ओरिजिन, तो उसी तरह ग्राउंड को फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम मानते हैं, और इसीलिए मैं लिख सकता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इस तरह से आपका ये फॉर्मूला बनेगा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इसको समझना कुछ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है ऐसा नहीं है, इट इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, इसका अंडरस्टैंडिंग सिंपली आ जाएगा आपको। जैसे अगर मैं कहूँ कि जैसे मान लो आप लोग अटेंड कर रहे हो, सो यहाँ पर निशिगंधा है, अपूर्वा है, रोहिणी है, सेजल है ना। तो अगर कहा जाए कि ये सारे एथलेट्स दौड़ रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ निशिगंधा विद रिस्पेक्ट टू अपूर्वा अगर कहा जाए, है ना, तो क्या कहा जाएगा, वेलोसिटी ऑफ निशिगंधा विद रिस्पेक्ट टू अपूर्वा इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ निशिगंधा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ अपूर्वा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इज इट क्लियर? इस तरह से आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। और अब नेक्स्ट स्टेप में आप मुझे बताइए कि अगर ये डिस्प्लेसमेंट से क्या मिला, डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी मिला। अब वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके क्या मिलता है, फटाफट कमेंट में बताइए। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके क्या मिलता है, बोलो। बिल्कुल सही पहचाना, इट इज एक्सेलरेशन। तो लिख लीजिए इसके लिए क्या होगा फिर, तो मैं यहां पर ऊपर लिख दूं, वेरी गुड। सो दिस विल बी डिफरेंशिएट फिर से विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो dVAB by dt is equals to B with respect to ground, बनेगा आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। इसको कहा जाएगा रिलेटिव एक्सेलरेशन। क्या कहा जाएगा इसको, रिलेटिव एक्सेलरेशन। सो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होती है, रिलेटिव वेलोसिटी भी होती है, और रिलेटिव एक्सेलरेशन भी होता है। सो दैट्स करेक्ट। और इसके अलावा किसी को कोई प्रॉब्लम है?
तो पूछिए, इसके ऊपर बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आते हैं। ओके, देयर आर सो मेनी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स विच वी विल बी सॉल्विंग बेस्ड ऑन द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव वेलोसिटी एंड रिलेटिव एक्सेलरेशन। इनके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं, तो आप लोग इसका पूरा उपयोग करिए, अच्छे से इसको करिए। आज हम यहीं रुक जाते हैं। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई प्रश्न है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपके क्वेश्चंस लिखिए, या फिर आप चाहते हो कि पिछले वाले किसी टॉपिक को फिर से रिवाइज करके बताना है तो वो भी मुझे बताइए। ओके, सो वी विल स्टॉप ओवर हियर टुडे, वी विल मीट वंस अगेन टुमारो, सो ऑल द बेस्ट।